जल संरक्षण को लेकर पूरा विश्व चिंतित है। आखिर किस तरह से पानी का संचय किया जाए, संरक्षण किया जाए। और आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, मुस्कुराते हुए झीलों की तस्वीर है, मुस्कुराते हुए पर्यटकों की तस्वीर है। उसकी मुख्य वजह है 118 साल पहले सोची हुई एक सोच। और इस स्टोरी में हम ये आपको बताना चाहेंगे कि 118 साल पहले किस तरह से हमारे राजाओं महाराजाओं ने झीलों का संरक्षण का कार्य शुरू किया था। रिमझिम बारिश के बीच में हम फतेह सागर हैं और फतेह सागर में फिर वही जल संरक्षण को लेकर किस तरह से हमारे पुरखों ने 118 साल पहले जो सोच रखी थी, जो पहल की थी, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में सिद्धार्थ जी हैं जो इस विषय पर बातचीत करते हैं। इस झीलों को संरक्षण के लेकर भी इनका अहम योगदान रहता है। तो क्या मानना है, क्या सोचते हैं? तो मेरा सोचना ये है कि जिस तरह से उदयपुर एक झीलों की नगरी है और पर्यटक इस झीलों की नगरी को देखने दूर दूर से आते हैं, लेकिन जिस तरह हमारे पूर्वजों ने, हमारे राजा महाराजाओं ने ये हमें एक, आप देखें कि एक संपत्ति है, एक हमारी धरोहर है, उसको सहेजा है और उसको बनाया है कि आज बहुत सारी सीटों में पानी की बहुत सारी कमी होती है, लेकिन उदयपुर ऐसा है कि एक झीलों की नगरी कहा जाता है। झीलों के पानी में कोई दिक्कत नहीं आती। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे भैया कि जो चैनल बनाया है, मतलब पिछोला से फतेह सागर में आना, फतेह सागर से फिर वापस देवास का पानी भी आना, सब चीजें आना, और फिर वापस वो ठेठ बंगाल की खाड़ी तक ये फतेह सागर का पानी जाता है। तो जिस तरह से राजा महाराजा ने चैनल बनाया, मेरे को नहीं लगता कि आज की मशीनरी, आज के इंजीनियर इस तरह का कोई चैनल बना सकते हैं। ये इस चैनल को और इस झीलों को संरक्षण कर ले, वही बहुत बड़ी है। जिस तरह से आज झीलों में गंदगी हो रही है, मैंने कभी, मेरे को लगता नहीं कि ये वापस ये निगम की तरफ से या यहाँ का जो प्रशासन है इसको सुदृढ़ कर पाएगा। जो महाराजाओं ने, राजाओं ने हमें जो एक ये जो दी है, हमें एक धरोहर दी है, उसको सहजना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हमारे लिए एक उपकार, हमारा खुद का एक कर्तव्य बनता है, इनको हम वापस सहेजें और इनको जिस तरह से सुंदरता इनकी दिखनी चाहिए उस तरह से उसको सुंदरता दिखाएं। झीलों के शहर उदयपुर के फतेह सागर पर अभी मैं हूँ और हमने तमाम जानकारी जल संरक्षण को लेकर जुटाई। झीलों के संरक्षण को लेकर बात हो रही है तो एक नाम जो है महत्वपूर्ण है काफी, और उस नाम के बगैर न उदयपुर की झीलों को लेकर हम बात शुरू कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, न उस नाम के बगैर हम झीलों पर, पानी पर और महाराणा प्रताप की वीर भूमि को लेकर किस तरह से महाराणाओं ने जल संरक्षण किया उस पर बात कर सकते हैं। हमारे साथ में अनिल जी मेहता साहब हैं, पेशे से ये प्राचार्य हैं, जल इंजीनियर हैं और यशवंत राव केलकर पुरस्कार से सम्मानित भी हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब आप घाटों को अध्यात्म से जोड़ते हैं, आस्था से जोड़ते हैं। हम चाहते हैं कि किस तरह से आप डेफिनेशन करते हैं घाटों की, पानी की, और जो सोच है 118 साल पुरानी, उसको थोड़ा सा रेखांकित करें। तो देखिए, हमारे यहाँ पे जल वैसे भी हमारे यहाँ जीवन का आधार माना गया है ना, और जल हमारे लिए हमेशा एक हमारी हर परंपरा में, हर अनुष्ठान में केंद्र में रहा है। मतलब हम विवाह करें या कुछ भी करें, पूजा पाठ करें, हमेशा हम सबसे पहले पानी को साथ लेके काम करते हैं। और जब हम मंत्र भी बोलते हैं तो उसमें जो परिचय है हमारा, वो परिचय कहाँ से आता है कि वो कौन सी नदी क्षेत्र का, कौन सी नदी तीर के हम रहने वाले हैं, है ना। तो पूरा का पूरा जुड़ाव है भारतीय समाज का पानी के साथ। और फिर से मैं रिपीट करूंगा कि कोई भी परंपरा, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पूजा बिना पानी के पूर्ण नहीं होती। हम ये भी जानते हैं कि पानी के किनारे संस्कृति का निर्माण हुआ, लेकिन पानी और पानी का किनारा बहुत बड़े सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अनुष्ठान का केंद्र भी बना। इसलिए आप देखेंगे कि, और उदयपुर के संदर्भ में भी आप देखें, मतलब पूरे भारत में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी तालाब है, नदी हैं, उनके किनारे घाटों की संरचना हुई। और घाटों पे क्या बनाए? मंदिर बनाए, देवालय बनाए, पूजा स्थल बनाए, ताकि घाट पर जाकर आदमी सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक रूप से वहां पे अपने अनुष्ठान करे, अपने रिचुअल्स करे या अपनी साधना करे। और विज्ञान भी ये कहता है कि पानी के साथ जिस तरह का आप व्यवहार करते हैं, उससे पानी की जो इंटरनल मोलिकुलर स्ट्रक्चर है, आंतरिक आणविक संरचना है, वो बदलती है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप पानी के साथ सामने शोर बचाएंगे या पानी के प्रति या पानी के पास असभ्य भाषा का इस्तेमाल करेंगे या पानी के सामने, पानी के आसपास गलत विचार लाएंगे, तो पानी की आंतरिक संरचना जो है वो बदलती है। और उसके जो पैटर्न है बड़े जोरदार है। मतलब अगर आप जब शोर मचाते हैं उसके किनारे या उससे एब्यूज करते हैं, गाली देते हैं, तो अंदर का जो संरचना बनती है वो बड़ी खराब बनती है। लेकिन जब आप पूजा के भाव से
श्रद्धा के भाव से, एक अध्यात्म के भाव से जब पानी के किनारे होते हैं तो पानी की आंतरिक संरचना बहुत सुंदर बनती है। हमारी देशी भाषा में उसे कहते हैं पानी की तासीर। ये तासीर एक तरह से आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना है। तो भारत के समाज को, उदयपुर के समाज को ये पता था कि पानी के साथ हमारा संबंध कैसा हो, इसलिए उन्होंने पानी के किनारे घाटों की संरचना बनाई और घाटों पर देवालय बनाए, ताकि ये जो एक तरह से बहुत ही सूक्ष्म जो संबंध है पानी के साथ, जो हमारे मानसिकता को और हमारे भावनाओं को प्रभावित करता है, उसका उन्होंने ध्यान रखा। ये भी मैंने एक लेख में लिखा है कि पता नहीं हमारे देश में क्या हो गया कि हम एक शब्द इस्तेमाल करने लगे, लेक फ्रंट और रिवर फ्रंट। अब आप रिवर फ्रंट और लेक फ्रंट की परिभाषा जब पढ़ेंगे डिक्शनरी में, और खासतौर से यूरोप से आया हुआ शब्द है ये, वहां पे लेक फ्रंट और रिवर फ्रंट का मतलब ये था कि वहां पे लोग मनोरंजन के लिए जाएंगे और वहां पे व्यापारिक गतिविधि होगी, कुछ कॉमर्स जनरेट होगा। भारत में क्या कहा गया कि घाट होंगे और घाट के ऊपर लोग जाएंगे, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक अनुष्ठान करेंगे, कार्य करेंगे, साधना करेंगे। ये फर्क है, ये दृष्टिकोण का फर्क है। तो पानी कभी भी व्यापार को पनपाने का, पानी से व्यापार हुआ है, पानी के कारण से हमारी संस्कृति बनी है, लेकिन पानी को हमने इस दृष्टि से नहीं देखा। पानी हमारे लिए एक सामाजिक मूल्य रखता है, पानी हमारे लिए सांस्कृतिक मूल्य रखता है, पानी हमारे लिए आध्यात्मिक मूल्य रखता है, और जीवन का आधार तो यही है। तो ये भारत का जो मूल विचार है ना, वो भारत का मूल विचार, पानी को कभी उसने कोमोडिटी की तरह नहीं देखा। हमने पानी को ऐसा भी नहीं कहा कि पानी का कोई मूल्य नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ शब्द रहा अमूल्य है। हमने ये नहीं कहा कि बहुमूल्य है। तो हम कोमोडिटी की तरह नहीं देखते हैं, पानी को एक उत्पाद की तरह नहीं देखते हैं, पानी को हम मानते हैं कि हमारे जीवन का आधार है। और इसी तरह से भारत का समाज, या बल्कि राजस्थान तो बहुत इसमें आगे था, उदयपुर बहुत आगे था, इस तरह से समाज पानी के साथ जुड़ा रहा। और इसलिए आप देखिए पूरे भारत में पानी के स्रोत के किनारे हमने सदैव से एक पवित्र भाव के साथ, श्रद्धा के भाव साथ पानी के साथ व्यवहार किया, और इसी कारण से पानी ने भारत के अंदर समृद्धता लाई। मैं एक उपनिषद का मुझे थोड़ा अधूरा ज्ञान याद आता है, योपाय मातम वेदम आयतानन भवति। मैं थोड़ा उच्चारण में मेरी गलती हो सकती है, लेकिन उसका अभिप्राय यह है कि जो लोग पानी के लिए काम करते हैं, पानी के पोटेंशियल को समझते हैं, उन लोगों के जीवन में समृद्धता आती है। और यही कारण है कि हमारा जो पश्चिमी राजस्थान और हमारा शेखावटी का इलाका है, जहाँ सिर्फ 100 mm रेनफॉल होती है, उसने देश को बहुत बड़े बड़े उद्योगपति दिए। वो बिरला हो, वो बजाज हो, वो रुइया हो, और अनिल अग्रवाल जी हो, कितने ही बड़े बड़े नाम है। जो पानी का प्रबंधन कर सकता है और पानी के साथ अच्छा व्यवहार रखता है, वो जीवन में वित्त का प्रबंधन कर सकता है, जीवन का प्रबंधन कर सकता है, मानव संसाधन प्रबंधन कर सकता है। ये जो मूल विचार है ना भारत का, ये हमने खो दिया है, और इसीलिए जल स्रोतों की हालत बिगड़ रही है। इसी कारण से जल स्रोतों में प्रदूषण है। इसी कारण से पानी हमारे को उस तरह की, एक तरह से हमें एंजॉयमेंट तो दे सकता है, लेकिन वो ब्लिस नहीं देता। एक तरह से वो जो आनंद है, वो जो सुख है, वो जो शांति है, पानी जो हमें देता है, उसमें कमी आ रही है। तो मुझे लगता है कि दृष्टिकोण को परिवर्तन करना पड़ेगा। उस दृष्टिकोण की स्थापना के लिए भारत की जल परंपरा, और खासतौर से राजस्थान की जल परंपरा, और उदयपुर के संदर्भ में कहें तो उदयपुर की जल परंपरा, इसको फिर से लौटा के लाना पड़ेगा। 118 साल पहले या उससे भी अधिक महाराणा के जो पीढ़ी के जो लोग हैं, हम उन्होंने किस तरह से संरचना की, और ये पानी का जो प्रादुर्भाव है, तालाब से झील में आना, झील से आगे तक जाना, हमारा पानी बंगाल की खाड़ी तक पहुंचता है, तो इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का बनाया उन्होंने, उसके पीछे मूल भावना क्या रही, थोड़ा सा। तो देखिए, एक तो बहुत उनको ज्ञान था यहाँ पे, और आपको शायद मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि उदयपुर एक ऐसी जगह है जिसका एक स्थलाकृतीय महत्व है, टोपोग्राफिकल इंपोर्टेंस। और क्या है, उदयपुर ग्रेट इंडियन वाटरशेड पे है, मतलब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को बांटने वाली जो जल विभाजक रेखा है, उस पे हमारा उदयपुर स्थित है। इसलिए हमारा एक तरफ का पानी तो जाता है यहाँ से बंगाल की खाड़ी में, और एक तरफ का पानी हमारा जाता है अरब सागर में। तो हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल पे हैं। जयसमंद जैसे हुआ, या केवड़ा की नाल जो क्षेत्र हुआ, ये जो पूरा क्षेत्र है, या जो हमारा पीछे जाडोल का क्षेत्र है, जिसको हम साबरमती बेसिन बोलते हैं, या इधर आगे जाके माही बेसिन बोलते हैं, ये सारा का सारा पानी बह के जाता है अरेबियन सी में, अरब सागर में। जबकि जिसमें हम बैठे अभी गिरवा की वैली में, इस क्षेत्र का पानी बह के यहाँ से, तो हम इसको स्थानीय भाषा में बहुत सारे नाम बोलते हैं, आय नदी भी बोलते हैं, फिर आगे जाके बेड़च नदी बोलते हैं, फिर आगे जाके बनास बोलते हैं। ये बनास आगे जाके चंबल में मिल जाती है, चंबल यमुना में मिल जाती है, और यमुना जाके गंगा में मिलते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो ये भारत की, और आप देखिए कितने विद्वान और कितने उनका ज्ञान था
कि गंगा का एक उद्भव हमारे यहाँ से भी है। इसलिए आपको गांव गांव में जगह जगह उदयपुर में भी गंगोद्भव कुंड मिल जाएंगे। तो ये जो पूरा ड्रेनेज सिस्टम है भारत का, है ना, वो इसीलिए कहते हैं गंगा का चौथा पाया, जो अनमोमन जगह, चौथा पाया पांचवा पाया बोलते हैं। और इसको अगर आप हाइड्रोलॉजी की दृष्टि से देखें तो मैं जो आपको मैंने बताई ना कि बेडज से बनास, बनास से चंबल, चंबल से यमुना, यमुना से गंगा, ये पांचवा है ना। तो इसको फिफ्थ ऑर्डर ड्रेनेज डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम कहते हैं विज्ञान की भाषा में। और हमारे लोग क्या कहते थे, पांचवा पाया है, चौथा पाया है। तो ये ज्ञान यहाँ पे था। इस ज्ञान को सामने रखते हुए, यहाँ की टोपोग्राफी को सामने रखते हुए यहाँ पे बहुत सारी जल की संरचनाएं बनी। हमारे यहाँ पे जो उस जमाने के जो लोग थे उनको कितना सारा ज्ञान था। वो भूजल विज्ञान को समझते थे, वो जल विज्ञान को समझते थे, मतलब हाइड्रोलॉजी को समझते थे, हाइड्रोजियोलॉजी को समझते थे, और पूरे मौसम चक्र को समझते थे। और इसीलिए उस काल में जब पॉपुलेशन कुछ भी नहीं थी, उन्होंने बहुत बड़े बड़े वाटर स्ट्रक्चर बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि उनको अनुमान था कि अभी कुछ सालों से वो सिस्टम बिगड़ा है, बाकी लंबे समय तक, मतलब 1997 तक लगभग मौसम का चक्र वही रहा। अभी थोड़ा सा बदला है कि प्रति 10 वर्ष में, हर डिकेड में कुछ वर्ष अच्छी बरसात के होंगे और कुछ सालों में बरसात नहीं आएगी। यहाँ कल भी रहा है। तो जब बरसात नहीं आएगी तब जो पहले से इकट्ठा किया हुआ पानी, जब बरसात अच्छी थी, वो पानी का उपयोग कर लें। इसलिए आप देखिए जैत संबंध 15,000 MCFT की झील है। पिछोला और फतेह सागर मिलाकर 900 MCFT से भी ज्यादा हो जाती है। उदय सागर 1100 MCFT की झील है। इतनी बड़ी तालाब बनाए उन्होंने। दूसरा उनको ज्ञान था कि ये पूरा जो क्षेत्र है ये पहाड़ी क्षेत्र है, ये पूरा हार्ड रॉक एरिया है, तो यहाँ पे भूजल का पुनर्भरण कैसे करें। तो उन्होंने बहुत जगह, जब पहाड़ियों से बह के पानी आता है, तो ऐसी जगहों का चयन किया जहां से पानी अंदर रिचार्ज होता है। एक तरह से इनको कहते हैं परकोलेशन जोन। ऐसे परकोलेशन जोन का चयन किया और वहां पे बनाए छोटे तालाब। तो दो काम करते हैं छोटे तालाब, जब पानी ज्यादा आएगा तो पानी को रोक देंगे, पानी की गति को कम कर देंगे, अपने में इकट्ठा कर लेंगे तो बाढ़ नहीं होगी। और जब वहां इकट्ठा करेंगे तो उससे भूजल का पुनर्भरण करेंगे, और जब भूजल का पुनर्भरण होगा तो उससे कोई बावड़ी रिचार्ज होगी, और बावड़ी में जब पानी पहुंचेगा तो वो रॉक्स के बीच में से निकलेगा तो रॉक फिल्ट्रेशन हो जाएगा, तो साफ पानी पीने को मिलेगा। इतना बड़ा, मैं जिसको कह रहा हूं मौसम विज्ञान से लेके हाइड्रोलॉजी से लेके हाइड्रोजियोलॉजी तक इतना बड़ा ज्ञान, टोपोग्राफी का ज्ञान, परकोलेशन जोन कहाँ होना चाहिए, अतिवृष्टि कैसे नियंत्रित करें, अल्पवृष्टि कैसे नियंत्रित करें, उसका कैसे मिटिगेशन करें, इतने बड़े ज्ञान के साथ। और सबसे बड़ी बात वाटरशेड का ज्ञान, ग्रेट इंडियन वाटरशेड का ज्ञान, भारत का जो पूरा जल अपवाह तंत्र है उसका ज्ञान, जिसको कहते हैं वाटर ड्रेनेज सिस्टम, वो इन लोगों को ध्यान था, हमारे पुरखों को। और इसीलिए उन्होंने उदयपुर के आसपास ऐसी संरचना बनाई जहां से पानी, जब जो हमारे वाटरशेड है, खासतौर से हमारा वाटरशेड पहाड़ी क्षेत्र है, उससे जब पानी बह के आएगा, एक तालाब, दूसरे तालाब, तीसरे तालाब, इनसे होता हुआ, रुकता हुआ, पानी उपलब्ध कराता हुआ स्थानीय लोगों को, स्थानीय रहवासियों को, फिर जिसको हम आयर नदी कहते हैं उसमें मिलता हुआ, और फिर आगे जाके गंगा में जाकर मिलना, इतने बड़े ज्ञान के साथ। और ये जो झीलें थी कभी पीने के पानी के लिए नहीं थी, ये तो इनसे जो पानी रिचार्ज होता था वो बावड़ियों में होता था, और इसलिए बावड़ियों से पानी लेना। और आप देखिए बावड़ियां भी कैसे बनाई, हर मोहल्ले के लिए एक बावड़ी, ताकि जिसको कहते हैं कि एक्सेस टू वाटर, जो आज समाज से भी जोड़ दिया। हाँ, समाज से जोड़ दिया। और जो आज की भाषा में क्या कहते हैं, एक्सेस टू वाटर, कि साहब आदमी के पास जल स्रोत हो या उसके घर तक जल स्रोत आ जाए, तो हर मोहल्ले में एक बावड़ी। बावड़ी भी अपने आप में एक कलात्मक कृति, उसके अंदर भी अध्यात्म, उसके अंदर भी सामाजिकता। इसलिए अब जब बावड़ी में जाएंगे तो बावड़ी के अंदर आपको बहुत सारे ताके मिलेगी, ताकों में भगवान मिलेंगे, बावड़ी में चप्पल पहनकर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और जब वहां ईश्वर है तो वो ईश्वर के दर्शन करते हुए, भगवान के दर्शन करते हुए पवित्र भाव से पानी को लेने जाएगा, तो जो मैंने आपसे शुरू में कहा, पानी की वैसी एनर्जी पानी ग्रहण करेगा, वैसी एनर्जी पानी वापस देगा। तो मुझे लगता है कि पूरे विश्व को अगर सीखना है कि पानी का जो के बाहरी स्वरूप से लेके, पानी के इंटरनल मोलिकुलर स्ट्रक्चर से लेके, पानी की शुद्धता से लेके, जिसको हम कहते हैं पानी के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए पानी से प्रगति और समृद्धि लाना अगर किसी को सीखना है, उदयपुर से और राजस्थान से सीखना चाहिए। ये थे अनिल जी मेहता साहब, जिन्होंने जल संरक्षण को लेकर और जल की महत्ता को लेकर बड़े ही वास्तविक तरीके से हमें ये जानकारी पहुंचाई। और इस पूरी वार्ता का एक ही उद्देश्य है कि हम प्रकृति की पूजा किस तरह से करें, किस भाव से करें। मैं सुनील पंडित और कैमरे के पीछे योगेश कुमार, शुक्रिया, धन्यवाद।